दोस्तों नमस्कार। राकेश पाल और एपीएससी घोटाला, यह नाम अब अलग से लेने की जरूरत नहीं, इस बारे में सब जानते हैं। हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस विप्लव कुमार शर्मा ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस रिपोर्ट में बहुत से लोगों के नामों का जिक्र किया, जिसमें तरुण गोगोई से लेकर समुजल भट्टाचार्य, अखिल गोगोई, कमल कुमार मेदी, ऐसे बहुत से नाम सामने आए हैं, जिन लोगों का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कथित रूप से लेना देना राकेश पाल के साथ बताया गया। बहुत से ऐसे अधिकारियों का नाम भी लिया गया है जिन्होंने पैसे देकर अपने पद हासिल किए। कुछ लोगों को हटा दिया गया है, सजा दे दी गई है, कुछ लोग आज भी कार्यरत है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। किंतु इस मामले को जो नजदीक से देखते आ रहे हैं वे लोग जानते हैं कि बहुत से नाम ऐसे हैं जो इसमें मुख्य रूप से अभियुक्त थे, किंतु वो लोग आज भी बचे हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है सत्ताधारी दल में आज इस तरफ हो, पहले वो उस तरफ थे। ऐसे लोग बचे हुए हैं, किस कारण से उनका नाम इस रिपोर्ट में नहीं आया, यह भी एक रहस्य बना हुआ है। आज एक जांच अधिकारी जो इस मामले के थे, मुकुल सैकिया, उनकी एक किताब है, 74 पन्नों की उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में क्या जिक्र किया, वो बातें यहां पर रखना चाहूंगा। ये बातें प्रतिदिन टाइम में भी मृदुल होंदिकोय ने रखी है, और इन बातों को आप लोगों के सामने भी मैं भी रखना चाहूंगा, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो लोग इस मामले में कल्प्रिट थे, गुनाहगार थे, राकेश पाल के संरक्षक थे, वे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या कारण है कि रिटायर्ड जस्टिस विप्लव कुमार शर्मा की रिपोर्ट ने उन नामों का उल्लेख नहीं किया। उनके पास जानकारी नहीं आई या अन्य कोई दबाव था। जी हां, यह रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप इसे गौर से देखें और भ्रष्टाचार विरोध या भ्रष्टाचार मुक्त का जो नारा है वो वास्तव में कितना सही है या कितना खोखला है, इस पर आप लोग विचार करें। रिपोर्ट का नाम है उस ताकतवर मंत्री का नाम मत पूछना, यानी कि उस ताकतवर मंत्री का नाम मत पूछना जिस ताकतवर मंत्री ने अपने एक होटल में, बेलतला स्थित होटल में बुलाकर जांच अधिकारी मुकुल सैकिया को लगभग धमका दिया। सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके साथ बैठे एक वकील ने, 10-12 लोग और बैठे थे, उन लोगों ने जांच अधिकारी को न सिर्फ धमकाया, मानहानि करने की 500 करोड़ रुपए की मानहानि की धमकी दी, बल्कि उनके परिवार को डराने की कोशिश की। जिस गाड़ी में उनका परिवार जा रहा था, उस गाड़ी का पीछा किया गया, उसके सामने लाकर एक गाड़ी को रोका गया। वो गाड़ी जो है पास के खड्डे में जा गिरी। सौभाग्य से उनके परिवार को कोई क्षति नहीं हुई, किसी प्रकार की दुर्घटना वैसे नहीं घटी। आसपास के लोग जब वहां पहुंचे, हुलस्थुल लगाया, तब वो गाड़ी वहां से भाग गई। और उसके बाद मुकुल सैकिया नामक इस जांच अधिकारी को भी किस प्रकार से धमकाया गया, उसका उल्लेख उस किताब में उन्होंने किया है। आज एक पूर्व पुलिस अधिकारी की स्वीकारोक्ति, यह स्वीकारोक्ति मुकुल सैकिया की है, उनके बारे में बताते हैं। वे असम पुलिस में कार्यरत थे। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से लेकर कई हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की, और उन्होंने ये जांच की 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की, कार्बी आंगलोंग के 12 करोड़ रुपए के जो अवैध शराब उन्होंने जब्त की, भ्रष्टाचार के अन्य कई मामलों की घोटाले की जो है जांच की मुकुल सैकिया इनका नाम है। इस रिटायर्ड अधिकारी ने राकेश पाल के भ्रष्टाचार की भी जांच की थी। साहस और ईमानदारी से किए गए इन कार्यों के लिए उन्हें कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला। हाँ, पुरस्कार सिर्फ तबादला ही उनके लिए पुरस्कार था। इस सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने 74 पन्नों की किताब लिखी है। 2025 में वह किताब स्वीकारोक्ति प्रकाशित हुई। इस किताब में उन्होंने अपने नौकरी के अनुभव को वर्णन किया। यह उनके पुलिस सेवाओं की स्वीकारोक्ति थी। अब तक इस किताब में लिखी गई बातों को किसी ने झूठा नहीं कहा, नहीं उसका खंडन किया है। उन्होंने असम लोक सेवा आयोग के राकेश पाल के बारे में 3 अध्याय लिखे हैं। 2013 में जब उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक और निगरानी निदेशालय में काम शुरू किया, तब उन्होंने
समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों के आधार पर असम लोक सेवा आयोग में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। जांच के दौरान उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इसका वर्णन उन्होंने किताब में किया है। उच्च अधिकारियों के दबाव में उनका तबादला कर दिया गया, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार को उन्हें वापस उसी पद पर लाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने राकेश पाल के खिलाफ जांच शुरू की। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी इस किताब में उन अनुभवों और एक मंत्री द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बारे में खुलकर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राकेश पाल के खिलाफ मेरी जांच का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया, लेकिन इस अध्याय में मैं कुछ ऐसी बातें लिखूंगा जो सीधे जांच से संबंधित नहीं है, लेकिन यदि कोई कमजोर व्यक्ति अधिकारी होता तो पूरी जांच प्रक्रिया निष्कर्षहीन हो जाती, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। मेरी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के तुरंत बाद मुझे एक गैर कार्यशील विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब ऐसे विभाग में जहां कोई काम नहीं है। मैंने इसका उल्लेख पहले ही अध्याय में किया। अदालत द्वारा मुझे जांच का निर्देश दिया जाने के बाद 3 दिन के बाद, मुझे सही दिन याद नहीं है, मेरी पत्नी और बच्चे मेरी कार से घर से निकले। उस समय गोड़चुक में फ्लाईओवर नहीं था। गोड़चुक चौराहे से लोखरा की ओर कुछ दूरी तय करने के बाद एक कार जो हमारे घर से ही हमारी कार का पीछा कर रही थी, अचानक रास्ता रोक लेती है। मेरी कार सड़क के किनारे नाले में गिर जाती है, लेकिन मेरे परिवार के किसी सदस्य को नुकसान नहीं होता। सौभाग्य से ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा, स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिससे हमलावर की कार तेजी से मौके से फरार हो जाती है। यह घटना राकेश पाल की जांच से संबंधित है क्या, इस बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा। यह निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस घटना ने मुझे और मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित कर दिया। मंत्री द्वारा प्रस्ताव दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2-3 दिन बाद मुझे गुवाहाटी के होटल मालिक SM चौधरी का फोन आया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मैं जानता था। बातचीत के दौरान उन्होंने असम के कैबिनेट मंत्री का नाम लिया और कहा कि मंत्री जी मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं। मंत्री जी ने मुझे अपने होटल में आमंत्रित किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझसे एक विशेष विषय पर बात करनी है। मंत्री वही थे जिन्होंने राकेश पाल को अध्यक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच के दौरान मुझे यह भी पता चला कि इस मंत्री ने कई उम्मीदवारों की अवैध भर्ती भी कराई है। उन्होंने इस बारे में अपने अधिकारी जो चंद्रनाथन थे उनको सूचित किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं मंत्री जी से मिलता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ब्लैकमेल किया जा सकता है या मुझ पर दबाव बनाया जा सकता है, चूंकि मैं इस जांच में हूं और मंत्री जी का नाम स्पष्ट रूप से राकेश पाल के साथ उठ रहा है। ऐसे कुछ सबूत भी हमारे पास आ रहे। चंद्रनाथन ने उनसे कहा कि आप, चूंकि वो कैबिनेट मंत्री है, आपको उनसे मिलना चाहिए और जिस होटल का जिक्र वो कर रहे हैं वो होटल ही जो है उनका कार्यालय है। उस दिन उन्होंने कहा कि वो मंत्री से नहीं मिल पाएंगे। उस दिन वो मंत्री से नहीं मिले, लेकिन एक तय समय पर वो मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे उस होटल में। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि मंत्री के साथ और 10-12 लोग थे। उन्होंने कहा कि मंत्री ने मुझसे सम्मान से बात की, किंतु वहां कुछ लोग बैठे थे जिनमें एक शायद अधिवक्ता भी थे। उन अधिवक्ता ने उनको धमकी दी कि अगर उन्होंने जांच रिपोर्ट नहीं बदली और अदालत में यह नहीं कहा कि पहली जो जांच रिपोर्ट थी उसमें भूल त्रुटि के कारण वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, और अब नई रिपोर्ट नहीं दी जिसमें राकेश पाल को मंत्री जी कह रहे थे कि वो एक अच्छा आदमी है, उसकी जो रिपोर्ट है उसे बदल दिया जाना चाहिए या उसे बख्श दिया जाना चाहिए। तो ये अगर आपने नहीं किया तो आप पर 500 करोड़ रुपए के मानहानि का जो है दावा ठोक दिया जाएगा। अन्य जो 10-11 लोग थे उन्होंने भी मुकुल सेकिया को धमकाना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक और गंभीर बात हुई कि मुकुल सेकिया को जब धमकाया जा रहा था उस दौरान मंत्री जी वहां उपस्थित थे। मंत्री ने भी मौन सहमति इस सारे वाकये को प्रदान की। मुकुल सेकिया के कहे अनुसार बकौल उन्हें एक ऑफर भी दिया गया जो निश्चित रूप से इस जांच को बंद करने के एवज में कोई क्विड प्रो को अरेंजमेंट था, कोई धन का लेन देन था जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाती। किंतु मुकुल सेकिया ने ऐसे किसी भी अनुरोध को जो है इनकार कर दिया। उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिया, किंतु जो लोग इस मामले को फॉलो करते आ रहे हैं वो जानते हैं कि वो मंत्री कौन है, वर्तमान में वो मंत्री कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है, सब जानते हैं। उनका नाम विप्लव कुमार शर्मा की जो रिपोर्ट आई है उसमें नहीं है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम नहीं है। बहुत से अधिकारी हैं जो आज भी घूस देकर
अधिकारी बने हुए उनका नाम भी नहीं है। तो ये हालत और ये हालात है जहां पर एक जांच अधिकारी को भी धमकाया जा सकता है। वहां हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस या शून्य सहनशीलता की बातों को कितना मान सकते हैं, और हमारे चारों ओर जो परिस्थिति है उनको देखते हुए इस बात को हम कितना स्वीकार कर सकते हैं, जहां पर पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया गया है और ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जो लोग घूस देकर ही वहां पर पहुंचे हैं, योग्यता के बल पर नहीं पहुंचे हैं। और जो लोग घूस देकर पहुंचे हैं उनसे आप स्वच्छ और साफ, पारदर्शी, ईमानदार प्रशासन की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, खुद देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों के साथ भी शेयर करते हैं। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो, समाज के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चोट करने वाले वीडियो को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होते रहूंगा। नमस्कार।